अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF। तो अभी हम ब्रीफ सा देखेंगे कि IMF कब और कैसे इस्टेब्लिश हुआ और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या पर्पस था, ये काम कैसे करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स स्टार्ट इट। सो IMF जो है इसको हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज़ की, जो कि काम कर रही है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैंस करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और इसका जो एक और काम है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना और पावर्टी को दुनिया से कम करने की कोशिश करना। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया की जो पॉलिसीज़ हैं, दुनिया के अफेयर्स पे IMF का बहुत गहरा असर है। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। ये IMF जो है इसको बनाने के पीछे जो दो फैक्टर्स थे वो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो था वो था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, इंडस्ट्री उनकी बिल्कुल ही बंद हो गई, बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए। उस वक्त ऐसे हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल तकरीबन स्टॉप हो गई। तो एक तो ये, और दूसरा हमारे पास जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो वर्ल्ड वार 2 के नतीजे में दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये सोचा गया, UNO के प्लेटफॉर्म पे ये सोचा गया कि एक ऐसा अदारा होना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि दुनिया के अंदर मॉनिटरी स्टेबिलिटी पे काम करे, जो कि किसी भी सूरत में होने वाले नुकसान को पूरा करने की सलाहियत रखती हो, या फिर उसको किसी भी इवेंट में, किसी भी तरह के हालात में दुनिया को फाइनेंशियली या मॉनिटरीली नुकसान से बचाने के लिए काम करती हो। सो इसका हल ये निकाला गया कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 के दौरान IMF की बुनियाद रखी गई। एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो अदारे बनाए गए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक का काम ये रखा गया कि वो दुनिया से पावर्टी को ख़त्म करने के लिए और दुनिया के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए काम करेगा, और IMF का ये काम रखा गया कि दुनिया के अंदर मॉनिटरी स्टेबिलिटी पे काम करेगी। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि IMF को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और अभी भी इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। पहला तो ये कि ये इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। अब इसमें इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम होना क्यों ज़रूरी है? अब दुनिया की तमाम जो मुल्क हैं उनकी करेंसी डिफरेंट है, और ज़ाहिर वो अपनी करेंसी से दूसरी जब किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो अपनी करेंसी में नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचा गया कि पूरी दुनिया में एक करेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसको यूनिवर्सली पूरी दुनिया इस्तेमाल करती हो ट्रेडिंग के लिए। सो ये करेंसी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस तरह इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी IMF की है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव IMF का है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, अपने मेंबर्स के दरमियान ट्रेड को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ताकि दुनिया में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो स्टेबल रहें, ताकि दुनिया में मॉनेटरी कोऑपरेशन और मॉनेटरी स्टेबिलिटी बढ़ती रहे। उसके बाद तीसरा जो IMF का ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी कि अपने मेंबर कंट्रीज़ को शॉर्ट टर्म्स में कैपिटल प्रोवाइड करना, सरमाया देना, ताकि वो अपने जो लोग हैं, अपनी अवाम है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई कर सकें, अपने मुल्क के अंदर पावर्टी को ख़त्म करने के लिए काम कर सकें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए काम कर सकें। ओके, और फिर इसका एक काम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो है कि ये अपने मेंबर कंट्रीज़ को जो कि इससे लोन्स लेते हैं उनकी पॉलिसीज़ की, और स्पेशली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एग्जामिन करती है, देखती है कि आया के लोन्स को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। ओके, सो अब देखते हैं इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है जो कि IMF की वर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे कंट्रीज़ जो कि IMF से लोन्स लेते हैं तो IMF उनके ऊपर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लागू करता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंबर बारोअर कंट्री जो होता है उसको करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल IMF उसे कहता है कि अपने एक्सपेंडिचर्स कट करो, अपनी उसकी जो करेंसी होगी
वो डी वैल्यू कर जाएगी। जैसे जैसे आईएमएफ के लोन्स बढ़ते जाएंगे, करेंसी की डी वैल्यूएशंस भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, फिर आईएमएफ जो है वो से कहता है कि अपने एक्सपेक्ट करता है कि वो कंट्री जो लोन ले रहा है वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करेगा, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करेगा, उसके जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी, और जो उसकी कंट्री के अपने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर ये कि जो आईएमएफ से जो भी कंट्री लोन लेता है उसके लिए चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली प्राइवेटाइज कर दे। ओके, फिर जो है ये आईएमएफ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता, और इसके अलावा ये मेंबर कंट्री से या बारोअर कंट्री से एक्सपेक्ट करता है कि लोन्स लेने के बाद वो अपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, ताकि वो लोन्स जो वो आईएमएफ से ले रहे हैं लोगों की पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है। आईएमएफ के स्ट्रक्चर में 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। पहला जो है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 189, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एक कंट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसका काम है कि ये कोटा सिस्टम बनाती है। ठीक है, अब आईएमएफ में ऐसे है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पे करते हैं, यानी कि ज़ाहिर है अब हम अगर देखें तो आईएमएफ अपने दूसरे मेंबर्स को लोन देने के लिए पैसा कहाँ से लाता है, तो वो जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं या जो रिच कंट्रीज़ मेंबर्स हैं वो उनसे पैसा लेता है। ठीक है, और फिर वो उनसे लेके ऐसे कंट्रीज़ को लोन्स देता है जिनको लोन्स की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सारे रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ होते हैं, उनमें से जो है ना वो कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पे करते हैं उनका आईएमएफ के अंदर कोटा ज़्यादा होता है। कोटे से मुराद है कि वो आईएमएफ की पॉलिसीज़ पे बहुत गहरा असर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है इसका एक और काम है कि ये मेंबर्स के एडिशन और विड्रॉ के मुतालिक भी डिसीजन लेता है। फिर इसका एक और ये काम है कि ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान या फिर जो लोन ले रहे हैं उनके और आईएमएफ के दरमियान एग्रीमेंट्स साइन करवाता है। ओके, दूसरा जो डिपार्टमेंट है आईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट वो है एग्जेक्टिव बोर्ड। एग्जेक्टिव बोर्ड में टोटल 24 मेंबर्स हैं। इनमें से 7 मेंबर्स जो है ना वो 7 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएसए, जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, यूके, सऊदी अरेबिया। ठीक है, और बाकी जो 17 हैं वो बाकी सारी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारी वर्ल्ड को सिर्फ 17 मेंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आईएमएफ के अंदर कंट्रीज़ को ग्रुप वाइज तकसीम किया गया है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, ऐसे उनको ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अगर हर एक का रिप्रेजेंट अगर हम एग्जेक्टिव बोर्ड में रखने लग जाए तो 189 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से एग्जेक्टिव बोर्ड तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो उसके स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने के लिए ये किया गया है कि ग्रुप वर्ल्ड को 17 ग्रुप्स में तकसीम करके एक एक ग्रुप को एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, तीसरा जो अहम डिपार्टमेंट है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना वो एग्जेक्टिव बोर्ड का चेयरमैन होता है और आईएमएफ के पूरे स्टाफ का हेड होता है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ ये है हिस्टोरिकली कि आईएमएफ के अंदर जो आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमेशा से यूरोपियन ही होता है। ठीक है, तो ये आईएमएफ का स्ट्रक्चर है जैसे वो काम करता है। लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे कि आईएमएफ हमने देख लिया कि वो बनी कैसे थी, हम ये देख लिया कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये देख लिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो काम कैसे करती है। अब जाहिर है हाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम करती है तो उसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। आईएमएफ के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म है। पहला ये है कि रिच कंट्रीज, जैसा कि हमने कहा कि वो आईएमएफ को ज़्यादा उनका कोटा है उसमें फाइनेंसिंग का, तो वो
आईएमएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि आईएमएफ को टोटली वही कंट्रोल करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक आईएमएफ के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि इसके मेंबर कंट्रीज़ को जस्टिस नहीं मिल रहा। जस्टिस ना मिलने से मुराद ये है कि सेम या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको आईएमएफ की पॉलिसीज़ बनाने की नहीं मिलती, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा मिलती हैं। दूसरा ये कि आईएमएफ जब किसी भी कंट्री को लोन देता है और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लगाता है, तो आईएमएफ की पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया में गरीब ज़्यादा सफ़र करता है। जब टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लगाई जाती हैं, ठीक है, जब इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो गरीब आवाम पे आता है। वो बहुत ज़्यादा गरीब पिसता है इसकी आईएमएफ की पॉलिसीज़ की वजह से। और तीसरा जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है कि आईएमएफ जो है न्यू कॉलोनियलिज्म की एक टूल है, या फिर कोई उसकी कोई शेप है। अब कॉलोनियलिज्म से हमें पता है, कॉलोनियलिज्म से मुराद ये है कि जब यूरोप ने डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो हम ये कहते थे कि ये यूरोप की कॉलोनीज़ हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ भी असल में कॉलोनीज़ ही हैं, कॉलोनीज़ की ही एक शक्ल है। वो जिस कंट्री को लोन देता है, उसी कंट्री के ऊपर तकरीबन से उसकी सारी पॉलिसीज़ के ऊपर असर रखता है। तकरीबन उस कंट्री में बनने वाली हर पॉलिसी, कोई भी डेवलपमेंट जो है ना, वो आईएमएफ के प्रोग्राम के से हट के नहीं हो सकती। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान चूँकि आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा है, तो जब पाकिस्तान ने रशिया से चीप ऑयल लेने की बात की, तो आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया। यानी कि हम कह सकते हैं आईएमएफ जो है टोटली उस मुल्क को जकड़ लेता है, अपने गुलाम कर लेता है। तो हम ये एक स्कॉलर्स आईएमएफ पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि आईएमएफ जो है ना वो न्यू कॉलोनियलिज्म है, यानी कॉलोनियलिज्म की एक नई शेप है, एक नया टूल है। सो दैट्स ऑल अबाउट आईएमएफ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।